हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। ये कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेज हैं जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और नीट में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा फॉर्मूलों पे बहुत ज़्यादा लेक्चर पे ध्यान नहीं देना है, ऐसा मुझे लगता है। उसका कारण ये है कि एक तो मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। मैंने खुद इसको फोड़ रखा है। पहला पॉइंट है। दूसरा ये है कि आप मैथ्स पढ़ने नहीं आए हो। मैं देख रहा था यूट्यूब पे बहुत सारे कोचिंग्स के बहुत सारे लेक्चर्स बेसिक मैथमेटिक्स के पढ़े हुए हैं, उसमें वो ऑलरेडी मैथ्स पढ़ा रहे हैं। आप डॉक्टर्स बनने वाले हो तो आपको मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बेसिक फार्मूले हैं, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करना है। कुछ लॉजिकल बेसिक फार्मूलेज हैं जिसको आपको याद रखना है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी नहीं आएगा। तो वो जो आप लेक्चर्स में देखते हो कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, नहीं, कुछ भी नहीं आएगा इससे। क्यों? क्योंकि ये कोई टॉपिक है ही नहीं फिजिक्स का। इसके बस फार्मूले हैं जो कि आगे दूसरे टॉपिक्स में इम्प्लीमेंट होते हैं। तो देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो ट्रिग्नोमेट्री का आता है। एक सेकंड। हाँ जी, सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है ना वो ट्रिग्नोमेट्री का आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रायंगल हम लोग लेते हैं समझने के लिए। ये उसका बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। क्लास 9th में भी आपने इसको पढ़ा होगा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। इसको बाई ये कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि साइन थीटा का उल्टा सेक थीटा हो जाता है। तो आपको ये तीनों याद भी नहीं करना, बस याद रखना है कि साइन का सेक उल्टा होगा, कॉस का कॉसेक उल्टा होगा, टैन का ये कॉट होगा। ये कॉट होगा, कॉट थीटा। बस यही है ट्रिग्नोमेट्री में, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। आप क्वेश्चंस उठा के देख लो। तो एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, सेक थीटा इक्वल टू इसका साइन का उल्टा हाइपोटेन्यूज बाई बेस, कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। ये आपको याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। तो ये अपना ट्रिग्नोमेट्री का एक पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब दूसरे में देखते हैं, डिफरेंट वैल्यूज आता है। अच्छा, वैल्यूज आपको बहुत ज़्यादा इसमें भी याद नहीं करना है, ठीक है ना। 30, 45, 60 और 90 का याद करना है। इससे ज़्यादा पूरे फिजिक्स में कहीं भी कोई फॉर्मूले नहीं आएगा, वैल्यूज नहीं आएंगे। तो साइन 30 इक्वल टू हाफ होता है, ये आपको रटना पड़ेगा। साइन 45 इक्वल टू 1/√2 होता है। साइन 60 इक्वल टू √3/2 होता है। एक बार फिर से इसको देखो, साइन 30 हाफ हुआ, 45 1/√2 हुआ, 60 √3/2 हुआ, 91 हुआ। अब कॉस में भी पूरा नहीं रटना, साइन का रट लो और 60 का उल्टा 30 कर दो, 45 सेम रहेगा, 30 का उल्टा 60 कर दो। बस यही हुआ। कॉस 30 इक्वल टू जो साइन 60 का वैल्यू है वही √3/2, कॉस 45 इक्वल टू 1/√2, कॉस 30 इक्वल टू 1/2 और कॉस 90 इक्वल टू 0, टैन 30 इक्वल टू साइन बाई कॉस। टैन जो है उसका अगर आपको वैल्यूज याद भी नहीं रहता कोई दिक्कत की बात नहीं है, साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, वही उसका वैल्यू हो जाएगा। तो साइन 30 इक्वल टू 1/√3, कॉस 45 टैन 45 जो है साइन बाई कॉस कर दो, 1 वैल्यू आएगा। और टैन 60 जो है साइन बाई कॉस कर दो, √3 वैल्यू आएगा। और 1/0 हो गया तो इन्फिनिटी वैल्यू आएगा 90 में। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट वैल्यूज। एक 37 और 53 का बहुत लॉजिकल आता है आगे क्वेश्चंस में, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको याद भी नहीं करना है, ऐसा नहीं कि रटने के लिए बैठ गए। आप एक मस्ट 90 डिग्री ट्रायंगल बनाओ,
उसको इधर 3 लिख, 37, ये 37 हुआ, ये 53 हुआ, 37 के सामने वाले को 3 लिख दो, 53 के सामने वाले को 4 लिख दो, ये अपने आप 5 हो गया। अब साइन 37 को निकालना है, तो देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या है, आप यहाँ पे देख लो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, कॉस 37 बेस वाई हाइपोटेन्यूज होता है तो 4/5, tan 37 कितना हुआ है देखो, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कहाँ पे गया, परपेंडिकुलर ये रहा 3, बेस रहा 4, तो 3/4 हो गया, ये अपना कंप्लीट हुआ। अब 37 के साथ साथ लगे हाथ 53 का भी देख लो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 53 के लिए 4 हुआ तो 4 हुआ, हाइपोटेन्यूज 5 हुआ तो 5 हुआ। पेन में दूसरे कलर का ले लूँ क्या, ठीक है। कॉस 53, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है इसके लिए 53 के लिए 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, ख़त्म खेल। tan 53 के लिए क्या हुआ, tan 53 क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस, देख लें यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर इसमें कितना हुआ 4, बेस कितना हुआ 3, बस ख़त्म। वैल्यूज आपको याद हो गया, तो वैल्यूज आपको क्या क्या याद रखना है, 30 का याद रखना है, 45 का, 60 का, 90 का, और 37 और 53 का। तो 37 और 53 का आप याद रखोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। आप बना लेना, 37 वाले के सामने, 37 वाले के ठीक सामने 3 लिख देना, और 53 वाले के ठीक सामने 4 लिख देना, बस यही है। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे ASTC रूल देख लो, वैल्यूज हो गए। ASTC रूल क्या कहता है, इसको ऐसे भी कहते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये सब लंदपन जितना भी है, उतने से क्या मतलब है अपने आप को। क्वेश्चंस नीट में ये थोड़ी ना पूछेगा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASTC, या आपने ASTC को कैसे याद रखा था ना, क्वेश्चन इससे इम्प्लीमेंट होके आएगा। तो आपको करना क्या है कि आप ऐसे 1-2 लाइंस बना दो परपेंडिकुलरली, इसको ऐसा बनाओ कि सारे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। ये देखो, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया। अब क्या करो, इस वाले में ऑल पॉजिटिव होता है, ये आपको देख लो बस, इसमें लिख दो ऐड कॉफ़ी टू शुगर, सॉरी ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ सारे पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन पॉजिटिव होगा और साइन का उल्टा सेक पॉजिटिव होगा। इस वाले घर में tan पॉजिटिव होगा, उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा। इस वाले घर में कॉस पॉजिटिव होगा, उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होगा। मतलब 0 से 90 के बीच में सारा पॉजिटिव होगा। ये जीरो एंगल से लेकर 90 डिग्री के बीच में साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, कॉट जितने भी हैं, tan सारे पॉजिटिव होंगे। अब आते हैं 90 डिग्री टू 180 डिग्री, 90 डिग्री टू 180 डिग्री में पॉजिटिव जो है वो सिर्फ साइन होगा और सेक होगा। उसके नीचे आते हैं 180 डिग्री टू 270 डिग्री, 180 टू 270, इसमें जो है tan पॉजिटिव होगा, उसके बाद कॉट पॉजिटिव होगा। उसके नीचे आते हैं 270 डिग्री, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, 270 डिग्री टू 360 डिग्री, इसमें कॉस पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा। ठीक है। अच्छा, अब आपको कुछ एंगल्स चेंज करने के लिए देंगे। जैसे आपसे वैल्यू पूछ देगा कि साइन 280, ये साइन जो है कुछ भी पूछ देगा, साइन 250 मान लो, नहीं 250 का तो होगा ही नहीं ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे साइन आपसे पूछ दिया कि 270 डिग्री का वैल्यू बताओ, पूछ देगा,
तो आपको करना क्या है इसको कन्वर्ट करने के लिए कि साइन, उसके पहले आप हाँ इसको ऐसे देख लो, साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब इसको ऐसे देखो, जब भी यहाँ पे 180 आए, 360 आए या 0 आए तो साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टेन टेन ही रहता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 90 हो गया। साइन 180 प्लस 90 तो साइन साइन ही रह जाएगा, तो साइन 90 हो गया। साइन 90 का वैल्यू कितना है 1। अच्छा, अब इसमें पॉजिटिव कैसे आया? पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसीलिए आया क्योंकि वो 180 90 से 1 नहीं, पॉजिटिव नहीं आएगा। देखो ये गलती हुआ, 182 साइन 180 से ऊपर है तो ये साइन माइनस हो गया, तो साइन माइनस 90 इक्वल टू -1। ये इसका वैल्यू हुआ। इसमें मैं एक बार फिर से आपको समझाऊं क्योंकि मुझे इस घिच पिच लग रहा है इसमें। ऐसे इसको देखो, पहले इसको थोड़ा सा कम करो। जैसे साइन ये कॉस का लेते हैं इस बार, कॉस 270 डिग्री। इसको अगर कन्वर्ट करना हो, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चंस में, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए कॉस कर दो 180 प्लस 90, ठीक है। अब इसमें ASTC रूल लगाओ। ASTC रूल क्या कहता है कि 180 से लेके 270 तक में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव हो सकता है, cos तो पॉजिटिव हो नहीं सकता है। तो cos के लिए क्या करो कि यहाँ पे cos नेगेटिव होगा तो नेगेटिव cos लिख दो। अच्छा, अगर यहाँ पे 180 360 रहे तो cos cos ही रहेगा, sin sin ही रहेगा, tan tan ही रहेगा। तो इसको cos 90 कर दो। cos 90 का वैल्यू 0 आता है, तो -0 कोई कुछ होता ही नहीं, 0 0 होता है। तो इसको ऐसे बनाना है। अच्छा, इसमें मान लिया जाए अगर हमें ऐसे इसको बदल के करना हो तब कैसे होगा? जैसे नहीं, इसको अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसमें 2 रूल्स होते हैं। एक तो 90 270 में जो है, एक तो 180 और 360 में साइन साइन रह जाता है, कॉस कॉस रह जाता है, टैन टैन रह जाता है। लेकिन 90 270 अगर यहाँ पर सपोज यहाँ पर 90 रहता या 270 रहता तो यहाँ पे जो है साइन कॉस में बदल जाता, कॉस साइन में, और टैन कॉट में बदल जाता है। लेकिन आप इस पे जाना ही मत, इसको याद ही मत रखो, मेरी मानो। आपको ये याद ही नहीं रखना है, ये मत याद रखो। बस हर जितना भी एंगल आया ना उसको 180 और 360 के फॉर्म में कर दो, सब सही हो जाएगा। साइन साइन ही रह जाएगा, कॉस कॉस ही रह जाएगा, और ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो ये सारा इसमें खेल हुआ, ठीक है। ASTC रूल आपने देख लिया। अब आते हैं अगला जो इसमें है एंगल। एंगल क्या होता है? देखो, एक सर्किल हमने लिया, ये एक सर्किल हो गया, इसके छोटे से आर्क को काट लिया हमने, जिसका लेंथ L है, रेडियस R है, ये थीटा, बस ये बनाया गया है। तो ये जो थीटा है ना, इस थीटा को हम लोग एंगल बोलते हैं। और इसके कितने डिग्री एंगल होगा, ये कितने रेडियन एंगल होगा, तो उसके लिए हम लोग L/R कहते हैं। और ये रेडियन में ही मापा जाता है। रेडियन बेसिकली जैसे कि चीनी कैसे नापा जाएगा, केजी में, है ना। पेट्रोल कैसे नापा जाएगा, लीटर में। वैसे ही एंगल को मापने का एक तरीका है रेडियन। लेकिन आपने आप सोच रहे होंगे कि हमने तो एंगल पढ़ा है, यही रेडियन कन्वर्ट हो जाता है एंगल में, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो आपने देख लिया कि थीटा जो है, थीटा को एंगल बोलते हैं। एंगल आर्क बाय रेडियस होता है L/R। सो दिस इज ऑल अबाउट एंगल। एंगल को 2 टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, एक डिग्री में, एक रेडियन में। अच्छा,
अब इसको आप इसको मत देखो क्या लिखा है, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा कि यार π/6 रेडियन है। अच्छा, रेडियन हमेशा पाई के फॉर्म में डिफाइन होता है, ठीक है ना। तो बस आपको इतना याद रखना है, ये क्या लिखा है इसको फॉर्मूले पे मत जाओ, आप इसको ऐसे देखो। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि π/6 रेडियन है, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करो। तो आपने करना क्या है कि पाई का वैल्यू 180 होता है बाई 6, यही हो गया, ये डिग्री हो गया, इसका वैल्यू जो भी है आप निकाल दो, ठीक है ना। इसका वैल्यू 30 डिग्री आएगा, ये हो गया। एक और देखो, क्वेश्चन आपसे पूछा कि π/2 रेडियन है, इसका डिग्री फॉर्म आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, पाई की जगह पे 180 लिख दो बाई 2, 90 डिग्री। अब क्वेश्चंस ये आ गया कि 90, इसको क्वेश्चंस को ऐसे समझो आप, इसको बड़े आसानी से ऐसे समझो, बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप पूछा कि 30 डिग्री है, क्वेश्चंस में पूछा गया और इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ये बस इम्प्लीमेंट होता है, तो आपको बस कन्वर्जन पूछ लेना है। इसके लिए आप निश्चिंत रहोगे, नीट में आपसे नीट इतना आसान नहीं पूछता कि 30 डिग्री को रेडियन में बदलो। ये बस इम्प्लीमेंट करने की एक कहानी होती है, उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चंस में 30 डिग्री और आंसर आपको रेडियन में मांग रहा है, तो कुछ नहीं करो, 30 को जो है π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, π/6। दिस इज ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ एंगल इंटू रेडियन, रेडियन इंटू एंगल। इसको एक और देख लो, जैसे 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन पूछ रहा है रेडियन में, कुछ नहीं करना, 45 इंटू π/180 डिवाइड करो 4, π/4 रेडियन। बस यही है, और इसमें कुछ नहीं है, ख़त्म। ट्रिग्नोमेट्री 10 मिनट में ख़त्म, एंगल 5 मिनट में ख़त्म। भरोसा कीजिए यार, हो सकता है आप मेरी वीडियोज़ पहली बार देख रहे होंगे, हम दोनों के बीच एक कोड ऑफ इंटरेस्ट नहीं बन रहा होगा, लेकिन भरोसा कीजिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं भी अगर मेरा कहा आपको समझ आ रहा है तो आप कम से कम इस फॉर्मूले को पॉज कर करके लिख लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। हालांकि मैं कोशिश करूँ कि मैं और अच्छा बता पाऊँ। अब एक और इसमें टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में एक टर्म आता है स्लोप, जो कि बराबर होता है tan थीटा का। इसको अब पहला पॉइंट याद रख लो कि एक स्लोप है जो कि tan थीटा के बराबर होता है, और थीटा कौन सा है, तो एंगल मेड फ्रॉम x to y एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको आप ऐसे समझो, ये y है, ये x है, ये पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन है, एक स्ट्रेट लाइन पास हुई है। तो इसको ऐसे समझ लो, एंगल मेड फ्रॉम x to y एक्सिस, ये एंगल मेड हुआ इन एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसको थीटा कहते हैं, और tan थीटा स्लोप को कहते हैं। बस यही है और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आप एक स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट पहला याद रखो कि कुछ स्लोप नाम का एक कीड़ा होता है जिसको m से डिनोट करते हैं, वो कितने के बराबर होता है, तो tan थीटा। फिर थीटा क्या होता है, तो जो x से y की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, जो एंगल बना वही स्लोप होता है। इसका 2 इक्वेशन होता है, पहला 2 पॉइंट फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में जैसे ए से बी हम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना, तो y2 माइनस y1 समझो, ऐसे दोनों ए से बी हम लोग जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पे कुछ x1 होगा, इस पॉइंट पे कुछ y1 होगा।
हमने ए से चला बी तक हम पहुंच गए, तो इस पॉइंट पे कुछ x2 होगा, x पॉइंट पे कुछ y2 होगा। तो इस डिस्टेंस को अगर हमें निकालना है a टू b का, तो इसमें निकालने के लिए y2 माइनस y1 इक्वल टू m x2 माइनस x1। m क्या है? स्लोप है। स्लोप क्या है? tan थीटा है। थीटा किसको मानेंगे? x2 y डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज। इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आता है, ये इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड फार्मूला हो जाता है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या है? एक कांस्टेंट है। m क्या है? स्लोप है। फिर से वही स्लोप क्या है? tan थीटा है। थीटा क्या है? तो x से y की तरफ जो एंगल बनता है एंटी क्लॉकवाइज में। बस इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा, कहना है कि आपको एक इक्वेशन दे देगा, उस इक्वेशन को बस इस पे बिठा देना है। उसमें m पूछ देगा, तो जो m की जगह पे रहेगा वो हो जाएगा। इससे आप ऐसे √3x प्लस सी y इक्वल टू, तो m इक्वल टू क्या हुआ? √3। स्लोप क्या हुआ? √3। √3 इक्वल टू tan थीटा। बस tan थीटा √3 कितना होता है? 60 होता है ना, देख लो एक बार, 60। बस यही है। तो tan थीटा इक्वल टू 60 हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, इससे ज़्यादा आपको सोचना भी नहीं है। अब आते हैं अगला टर्म। देखो इसमें 3 चीज़ और पूछता है बेसिक मैथमेटिक्स में, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक और एपी एंड जीपी। बाइनोमियल का जो फॉर्मूला है उसको आप ऐसे देख लीजिए। एक टर्म है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000। 10,000 में प्लस माइनस हम लोग 0.00001 जोड़ रहे हैं, तो ये अप्रॉक्स 10,000 के बराबर ही आएगा। समुंदर में 1 लोटा पानी निकालो, समुंदर से 1 लोटा पानी निकाल लो या डाल दो, समुंदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही 10,000 को 0.00001 इसमें ऐड करो या घटाओ, इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? अगर ये हमें पूछता है तो इसका एक फार्मूला है कि 1 + x पावर n है, तो इसको हम लोग 1 + nx मान लेते हैं, जहाँ पे x का वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा हो, सॉरी 1 से बहुत कम हो। बस और कुछ नहीं है। इसको आप लोग याद कर लीजिए और इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। जैसे हम एक आध एग्जाम्पल इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसको आप ऐसे देखिए कि 999 पावर 3 है। इसको हम लोग अगर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से बनाना चाहें तो इसको 10,000 लिख सकते हैं -1, है ना? इसको लिख सकते हैं ना। अब चूंकि 1 या 1 से कम है तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये गलत नहीं होगा, 3/2 इसको मान लो, तभी सही हो जाएगा। इसको अगर इसका आपको वैल्यू पूछ रहा है, अब ऐसे आप कैलकुलेट करोगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, और ये किसी क्वेश्चन का एक पार्ट रहेगा जिस क्वेश्चन को आपको 1 मिनट में बनाना है। तो आप कैसे करेंगे? तो आप इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे? 10,000 -1 पर 3/2। 3/2 तो ये इस फॉर्मूले पे आ गया ना कि 1 ± x पावर n। तो हम लोग क्या करते थे? 1 ± nx करते थे। तो वैसे ही इस फॉर्मूले को कर दो, 10,000 -3/2, बस आंसर निकाल दो। ये इसका आंसर हो गया। दिस इज ए अप्रॉक्स वैल्यू। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आपको समझ में आ गया। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है।
जो कि इस फॉर्म में रहता है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें आपको रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछता है। क्वेश्चन में जैसे ही देखो रूट, दिमाग में क्लिक करिए फार्मूला डी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4ac। डी क्या है? रूट बराबर बी स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 4ac। दिस इज ऑल अबाउट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डी 0 के बराबर हो तो रूट्स रियल और इक्वल मानते हैं, डी 0 से बड़ा हो तो रूट को डिस्टिंक्ट और रियल मानते हैं। देखो इससे कोई मतलब है नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जो क्लास 9 में पढ़ता है उसी से निकालो, लेस कैलकुलेटिव रहेगा। इससे निकालो कोई बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा, लेकिन चूंकि ये सिलेबस का एक पार्ट है तो बताना एक मेरा फर्ज है। इसमें सपोज एक्स का वैल्यू पूछता है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बराबर बी स्क्वायर प्लस 4ac इंटू 2a। इसको देखो, ये आपको पहली बार में हो सकता है ये सब बहुत फार्मूला हार्ड लग रहा हो, करना कुछ नहीं है, रटना भी नहीं है। आप क्या करो, सबको एक कॉपी में लिख लो और लिखने के बाद जो है उसको सामने चिपका दो, और जब भी क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़े सामने देखो, अप्लाई करो, बस और कुछ नहीं यार। इससे ज़्यादा इसमें कुछ ज़रूरी है भी नहीं, और भूल जाओ। देखो आप या तो 11th में रहोगे तो आपको परेशानी आएगी, 12th पास आउट हो तो थोड़ा परेशानी कम होगा, लेकिन ये सब फार्मूला यार रटने के लिए नहीं होता। फिजिक्स में जितने भी फार्मूले देखो ना, अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनता है कोई दिक्कत की बात नहीं, फिजिक्स मेडिकल वालों के लिए हार्ड होता ही है। तो आपको करना क्या है, न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा है, उस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको लिख लो सीट पे, उसको चिपका दो, और जब भी क्वेश्चंस पूछे ना तो क्वेश्चंस में देखो दिया क्या है, व्हाट इज गिवन और क्या पूछ रहा है। जो पूछ रहा है और गिवन के बीच में कौन सा फार्मूला लग रहा है, यही फिजिक्स है। आपको कॉन्सेप्ट नहीं बहुत ज़्यादा समझ आते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ करो, बनेगा। अच्छा, अगर डी 0 से ज़्यादा हो तो रूट इमेजिनरी है, बस यही है। अब APGP देख लो, कोई क्वेश्चन ऐसे रहे a प्लस डी, फिर आ जाए a प्लस 2d, इस टर्म में nth नंबर अगर निकालना हो तो a पहला नंबर प्लस n, जिस नंबर को निकालना हो वो -1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस। इसको लिख देता हूँ, nth नंबर वो हो गया। सम ऑफ n नंबर पूछ रहा है कि चलो 50 में नंबर शुरू से लेकर 50 में नंबर तक का सम जोड़ कितना होगा, उसके लिए ये फार्मूला Sn इक्वल टू n/2। 50 में नंबर का है तो n इक्वल टू 50/2 इंटू 2a जो पहला अंक है वो प्लस n-1, 50 - 1 इंटू डी मतलब जो कॉमन डिफरेंस, यही है एपी खत्म। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में कैसे किस टाइप के इक्वेशन आता है, ए आता है, ए के बाद AR आता है, AR स्क्वायर आता है, AR क्यूब आता है, AR पावर 4 आता है, AR पावर 5 आता है। कॉमन रेशियो सेम होगा तो nth नंबर इक्वल टू कितना होगा, nth नंबर इक्वल टू AR n-1। ए मतलब पहला, R मतलब कॉमन डिफरेंस, nth मतलब 25 से 20वां नंबर पूछ रहा तो n इक्वल टू 20 - 1 19। nth टर्म हो गया, सम ऑफ nth टर्म हो गया, तो सम ऑफ nth टर्म में a पहला अंडर ब्रैकेट 1 - r क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस पर पावर n, जो टर्म पूछ रहा वो n हो गया, डिवाइडेड बाई a - r ब्रैकेट क्लोज। सम ऑफ इन्फिनिटी नंबर तो a इंटू a - r, बस ख़त्म। अब थोड़ा सा हम लोग डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं। देखो डिफ्रेंसिएशन में कहने को बहुत ज़्यादा रूल्स है,
उतना रूल्स आएगा नहीं यार, जो मैं बता रहा हूँ 3-4 यही आएगा। y इक्वल टू एक्स पावर n है तो डिफ्रेंसिएशन में dy बाई डी एक्स लिख लो, n को आगे कर दो, n इंटू एक्स n-1, बस यही है। कांस्टेंट का 0 होता है, ex का ex रह जाता है, साइन का cos होता है, cos का माइनस साइन आता है। इसमें एक आता है प्रोडक्ट रूल, एक आता है डिवीजन रूल। प्रोडक्ट रूल में y इक्वल टू x2 है और इसका डिफ्रेंसिएशन पूछ रहा है, तो x2 को पहले लिख दो, x1 का डिफ्रेंसिएशन कर दो, प्लस x1 को पहले लिख दो, x2 का डिफ्रेंसिएशन कर दो। इसको आप नोट कर लो, यही है प्रोडक्ट रूल। अब क्वेश्चंस बनाओ, आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। डिवीजन रूल देखो, फिजिक्स रटने पे फार्मूला को देख के कन्फ्यूज होगे तो फिर बेकार है आपका पढ़ना फिजिक्स। कुछ नहीं करो, करना क्या है, टॉपिक वाइज किसी में क्वेश्चंस दिया हुआ है, उस क्वेश्चंस को उठाओ। इस फॉर्मूले पे 25 क्वेश्चंस बना लो, पहला 5 नहीं बनेगा, छठा से 10वां तक धीरे धीरे बनेगा, 10वां से 25वां सब बन जाएगा। यही फिजिक्स है और कुछ भी नहीं है यार। फार्मूला ध्यान रखो, क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करो, बनते जाएगा। एक होता है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल में x1 बाई x2 के फॉर्म में रहेगा y, इसका डिफ्रेंसिएशन पूछेगा को dy बाई डी एक्स में क्या करना है कि इस y को नीचे कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, उसी x2 को नीचे रख दो, उसका स्क्वायर कर दो, इसी x2 को आगे रख दो, x1 का डिफ्रेंसिएशन कर दो, माइनस यहाँ पे होगा, माइनस x1 जो ऊपर वाला है उसको इधर रख दो और x2 का डिफ्रेंसिएशन कर दो। दिस इज ऑल अबाउट। चैन रूल में क्या है, इसी को 2 बार डिवाइड करना होता है। y इक्वल टू ई एक्स पावर 2 है, तो अपने को करना क्या है कि सबसे पहले ई एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है। तो ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ, ई एक्स इक्वल टू ई एक्स आ गया, और उसके बाद एक्स पावर 2 है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो 2x हो गया। चैन रूल यही है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। जैसे साइन, आप इसको ऐसे समझ लो, साइन थीटा नहीं, साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक ना। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो इसको ऐसे लिख दो कि साइन एक्स, साइन का क्या होता है कॉस डी वाई बाई डी एक्स, साइन का हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर इस एक्स स्क्वायर का अलग से कर दो इंटू 2x। बस साइन एक्स स्क्वायर को टर्म होता नहीं है, बस मैं समझाने को बोल रहा हूँ, ठीक है ना। यही है चैन रूल। चैन रूल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, किसी एक आध चैप्टर में एक आध टॉपिक में इम्प्लीमेंट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो इसको स्किप भी कर सकते हो। अब देखो इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन y पावर y इक्वल टू एक्स पावर n है, इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला है एक्स पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1+c, ऐसे समझ लो। एक्स पावर 3 है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स पावर 3 dx, तो एक्स ऐसे लिख दिए, पावर 3 है तो n+1 तो 3+1 बाई 3+1 एक्स पावर 4 बाई 4+c, बस। और इसका बाकी जो डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला है उसी पे सेम वही है, जैसे साइन का अगर इंटीग्रेशन करना है तो कॉस हो गया, कॉस का है तो माइनस साइन हो गया इंटीग्रेशन, बाकी सारे सेम है। ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है, बस वही है और कुछ नहीं है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसके लास्ट में प्लस सी लिखा हो, जैसे इसके लास्ट में प्लस सी लिखा है तो ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हुआ, और जिसमें लिमिट दिया हो वो डिफिनिट इंटीग्रेशन हुआ। बेसिक मैथ ख़त्म। इससे ज़्यादा बेसिक मैथ में कुछ नहीं पूछेगा। आपको 7-8 घंटे की लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर आपको बस अपने आप को फील करवाना हो कि मैं तो बहुत पढ़ाकू लड़का हूँ, तब आप 8 घंटे का लेक्चर देखो,
कॉन्सेप्ट वाइज जाना है। इन सारे फॉर्मूले को एक कॉपी में लिख लो, उसको सामने चिपका दो, क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो, कुछ नहीं छूटेगा। सो थैंक यू।